सबसे बड़ी खबर जो है वो मैं आपको बताने वाला हूं। सीधे देखिए, इस वक्त की सबसे बड़ी खबर जो हमारे पास आ रही है वो ये है कि अरविंद केजरीवाल का प्रमोशन हो गया है और ममता बनर्जी का डिमोशन। केजरीवाल की आम आदमी पार्टी अब राष्ट्रीय पार्टी बन गई है और ममता बनर्जी की टीएमसी जो राष्ट्रीय पार्टी थी वो अब क्षेत्रीय पार्टी हो गई है। चुनाव आयोग ने आपको नेशनल पार्टी का दर्जा दिया है और टीएमसी से ये वापस ले लिया है। सीधे मैं आपको दिखा रहा हूं, जरा ये ध्यान से देखिए। अब आम आदमी पार्टी का प्रमोशन हो गया है, वो राष्ट्रीय पार्टी बन गई है। ये देखिए ऑन माय राइट, सीधे आप देख रहे हैं, और ऑन माय लेफ्ट ये देखिए टीएमसी का डिमोशन हो गया है, वो अब क्षेत्रीय पार्टी तक लिमिटेड रह गया है। शरद पवार की एनसीपी अब नेशनल पार्टी नहीं रही है। नेशनल पार्टी के लिए आपको गुजरात या हिमाचल में 6% से ज्यादा वोट शेयर पाने की जरूरत थी। गुजरात में आपको करीब 13% वोट शेयर मिला, ऐसे में वो नेशनल पार्टी बन गई है। किसी पार्टी को नेशनल पार्टी का दर्जा हासिल करने के लिए लोकसभा या विधानसभा चुनाव में 4 राज्यों में 6% वोट हासिल करना जरूरी होता है। आप इससे पहले 3 राज्यों दिल्ली, पंजाब और गोवा में 6% से ज्यादा वोट शेयर हासिल कर चुकी है। लेकिन इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर, चुनाव आयोग के फैसले के बाद अरविंद केजरीवाल जो हैं आपके संयोजक, वो खुशी से फूले नहीं समा रहे हैं। उन्होंने तुरंत ट्वीट करके इसे अपनी पार्टी का चमत्कार बताया। क्या कहा उन्होंने, सीधे देखिए अब आप। इतने कम समय में राष्ट्रीय पार्टी बनना चमत्कार, अरविंद केजरीवाल ने कहा। राष्ट्रीय पार्टी बनने पर सभी को बधाई, अरविंद केजरीवाल ने यह लिखा। देश के करोड़ों लोगों ने हमें यहां तक पहुंचाया है, अरविंद केजरीवाल ने यह भी कहा। देखिए ये बड़ी इंटरेस्टिंग खबर है, खासकर ये देखते हुए कि किस तरीके से आम आदमी पार्टी अब नेशनल पार्टी हो गई है, लेकिन टीएमसी जो है उसका डिमोशन हो गया है। और भी कई पार्टीज को लेकर कई सारी चीजें सामने आई हैं, लेकिन अब ये जो इंटरेस्टिंग फैक्टर आपके सामने दिखाई दे रहा है किस तरीके से, और इसमें एक और गौर करने वाली बात है जो हमने आपको थोड़ी देर पहले बताया। अब इसमें जो फैक्टर्स हैं, वो फैक्टर्स जो हमने आपको बताया उसको जरा ध्यान से देखिए। किस तरीके से इनको कितना % वोट शेयर चाहिए था और कितना इनको मिला, वो देखिए अब आप। यहां पर चुनाव आयोग ने आपको नेशनल पार्टी का दर्जा दे दिया है और टीएमसी से वापस ले लिया है। शरद पवार की एनसीपी भी अब नेशनल पार्टी नहीं है। नेशनल पार्टी के लिए आपको गुजरात या हिमाचल में 6% से ज्यादा वोट शेयर पाने की जरूरत थी। गुजरात में आपको करीब 13% वोट शेयर मिला, ऐसे में वो नेशनल पार्टी बन गई है। गहलोत पर हाथ, पायलट छोड़ेंगे साथ, क्वेश्चन मार्क बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या राजस्थान कांग्रेस में मध्य प्रदेश एपिसोड दोहराने या सिंधिया पार्ट 2 होने वाला है? क्या राजस्थान में विधानसभा चुनाव से पहले सचिन पायलट कांग्रेस का हाथ छोड़ने की तैयारी कर रहे हैं? राजस्थान की सियासत में इस वक्त यह सवाल सबसे बड़ा है। मंगलवार को सचिन पायलट जयपुर में 1 दिन का अनशन करेंगे। यह अनशन गहलोत सरकार यानी अपनी ही सरकार के खिलाफ होगा। जयपुर के शहीद स्मारक पर अनशन की तैयारी हो चुकी है। पायलट खेमा अनशन को शक्ति प्रदर्शन के तौर पर देख रहा है। राजस्थान के अलग अलग शहरों और कस्बों में बैनर, पोस्टर लगाए गए हैं। समर्थकों से जयपुर आने को कहा गया। तैयारी देखकर लगता है कि इस बार सचिन पायलट अकेले ही आर पार के मूड में। सोचिए जरा, शहीद स्मारक में होने वाले अनशन में अकेले बैठेंगे सचिन पायलट। पायलट ने समर्थक विधायकों को अनशन में शामिल होने को मना कर दिया है। वहीं समर्थकों से भारी संख्या में जयपुर पहुंचने को कहा गया है। पायलट के शक्ति प्रदर्शन से कांग्रेस में हलचल बढ़ गई है। राजस्थान कांग्रेस के प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा कल मीडिया से बातचीत करेंगे। रंधावा के साथ सीएम अशोक गहलोत भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में शामिल होंगे। इस बार सचिन पायलट ने अशोक गहलोत पर आरोप लगाया है कि उन्होंने वसुंधरा राजे से जुड़े करप्शन के मामलों में नरम रुख अपनाया। लेकिन गहलोत की घेराबंदी में पायलट अकेले नहीं है। गहलोत के मंत्री भी अब करप्शन के मामले उठा रहे हैं। अनशन करप्शन के खिलाफ कार्रवाई करने को रखा जाएगा। अब तक जो हम नहीं कर सके 4.25 साल में, उसको करने के लिए हर पार्टी को अपनी बात पर विश्वास कायम कराने के लिए प्रमाण देना जरूरी है। तो इसीलिए अपनी बात को लेकर मैं शहीद स्मारक पर 11 अप्रैल को ज्योतिबा फूले जी की जयंती है, उस दिन 1 दिन का अनशन रखूंगा। मैंने जयपुर में किया, सवाई माधोपुर में गया, पूरे राजस्थान में मैंने बजरी माफिया के खिलाफ आंदोलन चलाया था। मैं ये बात जो बड़े अधिकारी हैं, मिस्टर सुबोध अग्रवाल वगैरह, सबको कह चुका हूं कि बजरी के जो नाके लगे हुए हैं
प्राइवेट पार्टियां जो गुंडे लेकर बैठी है गलत है। एक जमाना था जब केंद्र में लेफ्ट और कांग्रेस ने मिलकर सरकार बनाई। एक जमाना था तब लेफ्ट खुद ही ऑपोजिशन की ज्यादा बातें करता था, ऑपोजिशन से ज्यादा। क्या सचिन पायलट भी कुछ वैसा ही कर रहे हैं या फिर इरादा कुछ बड़ा करने का है? सवाल है कि विधानसभा चुनाव से पहले कुछ महीने पहले अशोक गहलोत पर सचिन पायलट करप्शन के तीर क्यों चलाने लगे? ऐसा लगता है कि सचिन पायलट के सब्र का बांध टूट गया है। गहलोत लगातार जनता को लुभाने वाले फैसले ले रहे हैं। ऐसे में पायलट को लग रहा है कि अब पार्टी आला कमान के लिए गहलोत को सीएम की कुर्सी से हटाना आसान नहीं होगा। करप्शन को लेकर हमारी सरकार जो कहती है हम करके दिखाएंगे। अनशन करप्शन के खिलाफ कार्रवाई करने को रखा जाएगा। सचिन पायलट के तेवर पुराने, आरोप नए, पर टाइमिंग गलत है। दिल्ली में पार्टी आलाकमान मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के समर्थन में है। हर पहलू पर जांच हो रही है, न केवल संजीवनी घोटाले पर हो रही है, लेकिन जो साजिश रची गई थी एक चुनी हुई सरकार को गिराने की, उसमें भारतीय जनता पार्टी के कौन कौन नेता शामिल थे, उनके तार कहां कहां जुड़े हुए हैं, हर पहलू पे जांच हो रही है। पायलट का आरोप है कि गहलोत सरकार वसुंधरा राजे से जुड़े करप्शन की जांच नहीं करा रही, लेकिन पार्टी कह रही है जांच हो रही है। साफ है कि कांग्रेस नेतृत्व अशोक गहलोत के साथ है। उल्टा पायलट के लिए पार्टी का साफ मैसेज भी है। भी अगर शिकायत है तो उन्हें हमारे वहाँ महासचिव जो हैं, प्रभारी महासचिव, उनके संज्ञान में लाना चाहिए। प्रभारी महासचिव संपर्क में रहते हैं, निरंतर संपर्क में रहते हैं, हर नेता के संपर्क में रहते हैं राजस्थान के। वो जो चर्चा उन्हें करनी होगी, जो विचार विमर्श उन्हें करना होगा, इनसे भी करेंगे। बताते हैं कि पिछली बार पायलट की नाराजगी को मान मनोबल कर दूर करने वाला आला कमान इस दफा सचिन पायलट से नाराज है। संकेत है कि इस बार ना तो पायलट को समझाया या मनाया जाएगा। ऐसे में सवाल है कि फिर पायलट क्या करेंगे? क्या इस बार पायलट कांग्रेस छोड़ेंगे, नई पार्टी बनाएंगे या फिर बीजेपी का दामन थामेंगे? ऐसे कयासों पर सियासी खामोशी है। यहाँ तक कि बीजेपी भी संभल कर बोल रही है। भाजपा के रास्ते क्या खुले हुए हैं क्या सचिन पायलट के लिए? देखिए, समय आने पर वो भी आपको ध्यान में आएगा। अब सारे सवालों के जवाब पायलट के पास है। उन्होंने एक ट्वीट किया जिसमें उन्होंने इस पूरे मामले को राजस्थान के स्वाभिमान से जोड़ दिया। जयपुर की सियासी खामोशी और सचिन पायलट की चुप्पी पर टीवी9 भारतवर्ष संवाददाता ध्वज आर्या ने बातचीत की है और क्या बताया है हमें, ध्यान से सुनिए। पायलट के एक दिवसीय अनशन में विधायक नहीं आएंगे। इसका मतलब है कि अनशन में विधायक आएंगे तो पार्टी के निशाने पर भी आ सकते हैं। पार्टी आगामी चुनाव में ऐसे विधायकों का टिकट काट सकती है। वहीं अगर पायलट समर्थक विधायकों की संख्या कम रहती है तो भी सवाल खड़े होंगे कि क्या समर्थक विधायकों की इतनी कम संख्या के बूते ही पार्टी से विद्रोह किया जा रहा है। इसके बजाय समर्थक कार्यकर्ताओं की भीड़ इकट्ठा करके ताकत दिखाना चाहते हैं पायलट, जिससे पार्टी में संदेश जाए कि जनता पायलट के मुद्दे के साथ है, उनके समर्थन में है। ऐसा भी कहा जा रहा है कि पायलट खुद इस इंतजार में है कि कांग्रेस हाईकमान या तो उनकी बातों को मानते हुए राजस्थान में उन्हें फ्री हैंड दे और अगले चुनाव में सीएम चेहरे के तौर पर प्रोजेक्ट करे, या फिर पार्टी खुद उनके खिलाफ कोई एक्शन ले। अगर पार्टी ने पायलट के खिलाफ कोई एक्शन लिया तो वो इसका इस्तेमाल जनता में अपने लिए सहानुभूति हासिल करेंगे। इस सब के बीच में सचिन पायलट हर साल एक दो बार इस तरह से नाराज क्यों हो जाते हैं? आखिर क्यों वो अशोक गहलोत पर अचानक हमला कर देते हैं? सोचने वाली बात है। इसे समझने के लिए आपको 2018 की एक तस्वीर दिखाते हैं। यह तस्वीर उस दौर की है जब राहुल गांधी कांग्रेस के आधिकारिक अध्यक्ष हुआ करते थे और सचिन पायलट की अध्यक्षता में कांग्रेस ने राजस्थान चुनाव जीता था। चर्चा यह थी कि सचिन पायलट सीएम बनेंगे, लेकिन गहलोत के जादू ने पायलट के अरमानों पर पानी फेर दिया था। तभी राहुल गांधी ने एकजुटता का प्रदर्शन करने के लिए यह ट्वीट किया था जिसमें लिखा था यूनाइटेड कलर्स ऑफ राजस्थान। इसी के बाद से पायलट हाशिए पर आ गए। राहुल गांधी का यह ट्वीट 14 दिसंबर का है। इससे पहले राजस्थान में सीएम की कुर्सी को लेकर पायलट और गहलोत में जबरदस्त खींचतान चली। पार्टी आलाकमान ने गहलोत पर भरोसा जताया तो पायलट मन महसूस कर रह गए। जुलाई 2020 में सरकार बनने के 19 महीने बाद पायलट गुट ने खुली बगावत की। पायलट खेमे के 19 विधायक दिल्ली पहुंच गए। कई दिनों तक कांग्रेस में खींचतान चलती रही। सितंबर 2022 में जब पायलट के सीएम बनने की खबरें उड़ी तब गहलोत खेमे की ओर से बड़ी बगावत दिखी।
गहलोत खेमे के 82 विधायकों ने गहलोत को हटाने के विरोध में मोर्चा खोल दिया। इन विधायकों ने गहलोत को हटाने पर इस्तीफे की धमकी दी। पिछले महीने मार्च में वीरांगनाओं के साथ दुर्व्यवहार को लेकर पायलट ने अपनी ही सरकार को घेरा था और अब बात अनशन पर पहुंच गई है। सोचिए जरा, जिस तरह सचिन पायलट ने तेवर दिखाए हैं, राजस्थान कांग्रेस पंजाब वाली सियासी सिचुएशन में फंस गई है। पंजाब में फरवरी 2022 में विधानसभा चुनाव हुए थे। इससे 8-9 महीने पहले नवजोत सिंह सिद्धू ने अपनी ही सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया था। राजस्थान में दिसंबर 2023 में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, यानी 8 से 9 महीने का वक्त बचा है। सिद्धू ने चुनाव से पहले कैप्टन अमरिंदर सिंह पर करप्शन और दूसरे मुद्दों पर एक्शन नहीं लेने का आरोप लगाया था। पायलट भी उसी रास्ते को फॉलो कर रहे हैं। सिद्धू ने कैप्टन पर करप्शन पर एक्शन नहीं लेने का आरोप लगाया पंजाब में। राजस्थान में पायलट भी गहलोत को इसी आधार पर घेर रहे हैं। इंटरेस्टिंग बात क्या है, फरवरी 2022 में कांग्रेस हारी। अब यहां पर दिसंबर 2023 में क्या होगा, यह सवाल है। लेकिन एक बात पक्की है कि जब भी इनफाइटिंग होती है तो नुकसान तो होता है। सवाल यह है कि अगर राजस्थान में भी वही कहानी दोहराई गई तो यहां कांग्रेस का क्या हश्र होगा। कुर्सी की एक कड़ी का किस्सा जयपुर की जगह बेंगलुरु में हो रही है। वहां पर जयपुर की लड़ाई सत्ता की मलाई पाने की है, तो बेंगलुरु की सियासी लड़ाई कुर्सी के लिए भावनात्मक मुद्दा उबालने की है। कर्नाटक में दूध पर सियासी उबाल है। अगले महीने चुनाव है, इसीलिए दूध को मथ कर सियासी मक्खन निकालने की कोशिश हो रही है। अमूल दूध की कर्नाटक में एंट्री को कांग्रेस ने बड़ा सियासी मुद्दा बना दिया है। पूरी कांग्रेस पार्टी इसे बीजेपी की साजिश बता रही है। कांग्रेस का आरोप है कि अमूल की एंट्री कराकर कर्नाटक के लोकल डेयरी ब्रांड नंदनी को खत्म करने की प्लानिंग की जा रही है। अमूल वर्सेस नंदनी की लड़ाई क्यों हुई, दूध चुनावी मुद्दा कैसे बना, इसे समझ लीजिए। गुजरात के मिल्क कोऑपरेटिव अमूल ने 5 अप्रैल को एक ट्वीट किया। इस ट्वीट में लिखा गया कि दूध और दही के साथ फ्रेशनेस की एक नई लहर बेंगलुरु आ रही है, ज्यादा जानकारी जल्द ही आएगी। यह ट्वीट था। अमूल का यह ट्वीट 5 अप्रैल का है। इस ट्वीट के बाद से अब तक पिछले 5 दिन से अमूल को लेकर विरोध प्रदर्शन का सिलसिला चल रहा है। पूरी रिपोर्ट हर राज्य के जो स्वाभिमान है उस पर चोट मारती है। कर्नाटक में कांग्रेस का छोटा बड़ा नेता इस वक्त सिर्फ दूध की बात कर रहा है। आरोप बीजेपी और केंद्र सरकार पर है। कांग्रेस का आरोप है कि लोकल दूध ब्रांड नंदनी को खत्म करने की साजिश हो रही है। वी आर पोजिंग ए क्वेश्चन दैट व्हाट इज रॉन्ग विथ कर्नाटका मिल्क फेडरेशन ब्रांड नंदिनी। सोशल मीडिया पर बॉयकॉट अमूल, गो बैक अमूल जैसे हैशटैग ट्रेंड हो रहे हैं। नंदनी कर्नाटक का सबसे बड़ा दूध ब्रांड है। नंदनी ब्रांड रोजाना 10 लाख लीटर दूध बेचता है। नंदनी से सीधे 24 लाख किसान जुड़े हैं। बात किसानों की है, इसलिए कर्नाटक के गांव-गांव चर्चा हो रही है। अमूल के विरोध और नंदनी के समर्थन में प्रदर्शन हो रहे हैं। इस विरोध को कांग्रेस नेता लगातार धार दे रहे हैं। आज कर्नाटक कांग्रेस के अध्यक्ष डी शिव कुमार एक मिल्क शॉप पर पहुंचे। बीजेपी पर नंदनी को खत्म करने का आरोप लगाया। जेडीएस नेता एचडी कुमारस्वामी ने भी नंदनी के बहाने अमित शाह पर हमले किए। आरोप लगाया कि अमित शाह ने काफी पहले इसका ऐलान किया था। अब अमूल की एंट्री इसी को बढ़ावा दे रही है। इसलिए बीजेपी कह रही है कि विरोधी दल बेवजह मुद्दा बना रहे हैं। ये चुप्पी इलेक्शन के टाइम पे ये राजनीति कांग्रेस और जेडीएस कर रहे हैं, इस बातों में कुछ मतलब नहीं है। मामला कर्नाटक की पहचान से जुड़ा है। बीजेपी बैकफुट पर है और विरोधी फ्रंट फुट पर। कांग्रेस ने नंदनी को इतना बड़ा मुद्दा क्यों बनाया, इसे समझने के लिए इसके चुनावी कनेक्शन को समझना होगा। नंदनी ब्रांड का नेटवर्क कर्नाटक के करीब 22,000 गांव तक है। नंदनी के साथ करीब 24 लाख दूध उत्पादक जुड़े हुए हैं। इन गांव और दूध उत्पादकों से रोजाना करीब 81.3 लाख लीटर दूध का कलेक्शन किया जाता है। 14,000 कोऑपरेटिव सोसाइटी नंदनी ब्रांड के साथ काम कर रही हैं। अगर नंदनी के कुल सालाना टर्नओवर की बात करें तो यह 19,784 करोड़ रुपए है। ऐसा दावा किया जाता है कि करीब 80 से 90 लाख किसान नंदनी से किसी न किसी रूप में जुड़े हुए हैं। ये किसान अगर नाराज हो गए तो विधानसभा की 224 सीटों में से करीब 120 से 130 सीटों पर
असर डाल सकते हैं। अब फिक्र आपके बच्चों के स्वास्थ्य से जुड़ी हुई, क्या कोरोना का नया वेरिएंट मासूमों को अपनी चपेट में ले रहा है? यह जानकारी हैरान करने वाली है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया आज दिल्ली के राम मनोहर लोहिया अस्पताल में जायजा लेने पहुंचे थे। यहां उन्हें मालूम चला कि कोरोना के XBB.1.16 वेरिएंट के कारण 6 से 7 महीने के एक बच्चे को एडमिट करना पड़ा है। मांडविया ने इसके बाद डॉक्टरों से इस वेरिएंट से जुड़े दिशा निर्देश भी मांगे और पूछा क्या क्या चल रहा है और क्या इस पर अपडेट है पूरे देश में। हमारे संवाददाता कुमार कुंदन की रिपोर्ट देखें। आज केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने दिल्ली के राम मनोहर लोहिया अस्पताल का दौरा किया और कोविड की तैयारियों का जायजा लिया। हमारे ठीक पीछे जो आप ट्रॉमा सेंटर देख रहे हैं, इसी के जब ऊपर फ्लोर पे गए तो वहां यह जानने की कोशिश की कि कौन कौन से लोग एडमिट हैं। वहां पे देखा गया कि वहां पे एक 6 से 7 महीने का बच्चा भी एडमिट था और उसके बारे में जब पता लगाया गया तो पता चला कि कोरोना के XBB.1.16 सब वेरिएंट से वह बच्चा ग्रसित है। में डॉक्टर मनसुख मांडविया ने डॉक्टरों को इस बात की हिदायत दी और यह जानकारी भी लेनी चाहिए कि कितने ऐसे बच्चे हैं जो इस वक्त यहाँ पे एडमिट हुए हैं। क्या है बड़ी खबरें देश की टॉप 9 में? इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आ रही है, ध्यान से देखिए अब आप। पहली बड़ी खबर सुप्रीम कोर्ट को लेकर। सुप्रीम कोर्ट से भी अग्निपथ योजना को हरी झंडी। दिल्ली हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती देने वाली 2 याचिकाएं खारिज। सुप्रीम कोर्ट ने कहा माफ करें, हम हाईकोर्ट के फैसले से हस्तक्षेप नहीं करना चाहेंगे। महाविकास अघाड़ी और उनके 9 सहयोगी दल कल मुंबई में निकालेंगे मशाल मोर्चा। देश में बढ़ती महंगाई और बेरोजगारी के खिलाफ निकाला जाएगा मार्च। विपक्षी दलों का दावा, हजारों की संख्या में पहुंचेंगे कार्यकर्ता। मुंबई में कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए बीएमसी सख्त। नगर निगम के अस्पतालों में बिना मास्क के नहीं होगी एंट्री। 60 साल से ज्यादा के सभी बुजुर्गों से मास्क लगाने की अपील। राजधानी दिल्ली में सिगरेट, गुटखा और पान मसाला से नहीं हटेगा बैन। दिल्ली हाईकोर्ट ने राजधानी में इस तरह के उत्पादों के भंडारण और बिक्री पर लगाई रोक हटाने से किया इनकार। फ्लाइट में पैसेंजर की बदसलूकी का एक और मामला आया सामने। दिल्ली से लंदन जा रही एयर इंडिया की फ्लाइट में केबिन क्रू से की गई बदसलूकी। एनएन एयरपोर्ट पर वापस लौटी फ्लाइट, पैसेंजर के खिलाफ पुलिस में मामला दर्ज। वॉर ड्रिल से बदला, ये इस वक्त की सबसे बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। सबसे पहली बड़ी खबर, रूसी सेना पर यूक्रेन का भीषण काउंटर अटैक। ब्रेक करें इस वक्त की बड़ी खबर। यूक्रेनी हाइमार्स MLRS का दिखा एक्शन। अब दीविका में कामिकाजी ड्रोन का कहर। बक एयर डिफेंस सिस्टम को कामिकाजी ड्रोन से उड़ाया। विजुअल दिखाइए जरा। धमाके के साथ आसमान में उठा धुआं। यूक्रेन के एयर डिफेंस सिस्टम को रूस ने उड़ाया। रूस और यूक्रेन की जंग में सबसे बड़ा डेवलपमेंट। ब्रेक करें। महायुद्ध के बीच नेटो की सबसे बड़ी तैयारी। रूस बॉर्डर पर नेटो की एयर ड्रिल की तैयारी। 12 जून से 10,000 जवानों के साथ एयर ड्रिल। 24 देशों के 220 फाइटर जेट शामिल होंगे। एयर ड्रिल को लेकर अमेरिका ने किया ऐलान। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर, नेटो की एयर ड्रिल से पहले एक्शन में रूस। ब्रेक करें। दोनों ब्रेकिंग एक साथ दिखाइए। सी ऑफ जापान में रूस का एंटी सबमरीन ड्रिल। रूसी एंटी सबमरीन जहाज से डमी दुश्मन पर हमला। दोनों ब्रेकिंग, दोनों शॉट दिखाइए जरा। एडमिरल पेंटलेव से पनडुब्बी को बनाया निशाना।
सीधा ये वॉर ड्रिल से बदला इस वक्त की बड़ी खबर। 12 से 24 जून तक रूस सीमा पर एयर ड्रिल चलेगी, जरा ध्यान से देखिए। और ये अभी तक की सबसे बड़ी एयर ड्रिल होगी, ये बताया जा रहा है। चेंज करें इसको, यहां पर 10,000 फोर्स के साथ एयर ड्रिल होगी, ये इंफॉर्मेशन हमारे पास आ रही है। अमेरिका समेत 24 देश ड्रिल में शामिल होंगे। नेक्स्ट दिखाइए, 220 फाइटर जेट एयर ड्रिल का हिस्सा होंगे, ये इंफॉर्मेशन आ रही है। अमेरिकी नेशनल गार्ड ने ड्रिल की जानकारी दी। नेक्स्ट प्ले ऑन करिए। यूक्रेन वॉर शुरू होने के बाद सबसे बड़ी एयर ड्रिल ये होने जा रही है। फिर इस सब के बीच में रूस ने वॉर ड्रिल से बदला लिया है। रूसी पैसिफिक फ्लीट का जापान सागर में एक्शन देखने को मिला है। एंटी सबमरीन शिप एडमिरल पेंटलेव से वॉर ड्रिल की गई है। नेक्स्ट दिखाइए, एडमिरल पेंटलेव से डमी दुश्मन पर भीषण प्रहार किया गया है, यह भी इंफॉर्मेशन आ रही है। फिर एंटी सबमरीन टॉर्पिडो से डमी सबमरीन पर अटैक किया गया है। इस बीच कीव से एक बड़ी खबर आ रही है, ब्रेक करिए। यूक्रेन का वॉर प्लान अचानक बदला, ब्रेक करें। पेंटागन से डॉक्यूमेंट्स लीक होने पर फैसला, विजुअल्स के साथ। ज़ेलेंस्की के करीबी ने सीएनएन को दी जानकारी। ऑनलाइन फाइल लीक से कीव परेशान। ड्रैगन का टारगेट ताइवान पर अटैक। सोचिए जरा, ये हम क्यों कह रहे हैं? क्योंकि बात चीन और ताइवान की हो रही है। चीन ताइवान के बीच भीषण टकराव के हालात बन रहे हैं। चीन और ताइवान के बीच जंग की आशंका बढ़ी। ब्रेक करें विजुअल्स के साथ। चीन ने ताइवान को घेरने के लिए 4 तरफ से बनाई नीति। पूर्वी ताइवान के पास शेडोंग वॉरशिप पर वॉर ड्रिल को दिया अंजाम। शेडोंग वॉरशिप पर चीनी J-15 फाइटर जेट का एक्शन। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर, शेडोंग वॉरशिप का वीडियो चीनी डिफेंस मिनिस्ट्री ने किया जारी। ब्रेक करें। वीडियो में वॉरशिप से टेक ऑफ करते नजर आए फाइटर जेट। एयरक्राफ्ट कैरियर की जंगी तैयारियों का लिया गया जायजा। चीनी डिफेंस मिनिस्ट्री का दावा, शेडोंग वॉरशिप टाइप 055 डिस्ट्रॉयर। चाइनीज एयरफोर्स ने भी दिखाया अपना दम। न्यूक्लियर बॉम्बर H-6K का वीडियो किया जारी, दिखाइए जरा वीडियो। चीनी H-6K बॉम्बर का टारगेट पर अचूक निशाना। डमी टारगेट को H-6K बॉम्बर ने किया तबाह। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर, चीन की ड्रिल का ताइवान ने विध्वंसक जवाब दिया। ताइवान की सेना का चीन के खिलाफ बड़ा युद्धाभ्यास। ताइवान की ड्रिल। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर, चीन ताइवान ड्रिल के बीच साउथ चाइना सी में टेंशन। ब्रेक करें। वॉर ड्रिल वाले इलाके में अमेरिकी वॉरशिप के निकलने का दावा। साउथ चाइना सी से गुजरा गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर USS मिल्यूइस। चीन ने कहा USS मिल्यूइस अवैध तरीके से साउथ चाइना सी से निकला। चीन पिछले कई दिनों से लगातार न सिर्फ ताइवानी हवाई सीमा का उल्लंघन कर रहा है, बल्कि समुद्री सीमा का भी अतिक्रमण कर रहा है। मैं चाहूंगा इसके बगल में मेरे साथ जरा शॉट दिखाइए टाइट फ्रेम पर। पिछले 24 घंटे में ही चीन के 141 फाइटर जेट ताइवानी हवाई सीमा में दाखिल हुए हैं, जिसमें J-10, J-11, J-16 और Su-30 भी शामिल हैं। बात LAC पर भारत के ललकार की। पिछले 72 घंटे में भारत ने चीन को एक के बाद एक 4 सख्त संदेश दिए हैं। 72 घंटे में चीन को 4 बड़े मैसेजेस क्या हैं, जरा ध्यान से देखिए। आज ही अरुणाचल प्रदेश के दौरे पर किम्तू पहुंचे देश के गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि अब कोई भी सीमा पर आंख उठाकर नहीं देख सकता है। आज ही केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने भी चीन की मुसीबत डबल कर दी है। उन्होंने जोजिला टनल को सुरक्षा के लिहाज से महत्वपूर्ण बताया। गडकरी ने चीन के सीने तक पहुंचने वाली एशिया की सबसे लंबी जोजिला
सुरंग के निर्माण कार्य का जायजा भी लिया। चीन को सख्त संदेश चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ CDS अनिल चौहान ने दिया है। रविवार को उन्होंने पूर्वी सेक्टर में तैयारियों को परखा, हासेमारा एयरबेस का दौरा किया जहां रफेल तैनात है। इससे पहले 8 अप्रैल को राष्ट्रपति मुर्मू ने भी चीन को क्लियर मैसेज दिया। उन्होंने असम के तेजपुर और ब्रह्मपुत्र घाटी के ऊपर 30 मिनट की उड़ान भरी। खासतौर से उन्होंने चीनी सीमा के करीब उड़ान भरी है, ऐसा कहा जाता है। इस सब के बीच में दरअसल आज नए भारत का दम जम्मू कश्मीर और लद्दाख से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक दिखा है। आज देश के गृह मंत्री अमित शाह 2 दिन के दौरे पर अरुणाचल प्रदेश पहुंचे, जहां चीन की ओर से 11 इलाकों पर झूठा दावा करने और मनगढ़ंत तरीके से अरुणाचल के गांव के नाम बदलने की नाकाम कोशिश हो चुकी है। और इस घटना के बाद पहली बार गृह मंत्री अमित शाह वाइब्रेंट गांव वाले प्लान के साथ अरुणाचल प्रदेश के दौरे पर हैं, जिन जगहों पर चीन अपना दावा करता है। अमित शाह ने उन्हीं जगहों पर जाकर चीन को सख्त संदेश दिया है। अरुणाचल की धरती से अमित शाह ने जिनपिंग की नींद उड़ाने वाली बातें कही हैं, और उन्होंने क्या कहा ये देखते हैं। सीधे दिखाइए जरा, यहां पर हमारी सीमा पर कोई आंख उठाकर नहीं देख सकता, नंबर 1। नेक्स्ट दिखाइए, सुई की नोक बराबर जमीन कोई नहीं ले सकता, ये उन्होंने कहा है। नेक्स्ट दिखाइए, भारतीय सेना में सबसे ज्यादा वीरता है। अरुणाचल में हृदय देशभक्ति से भर जाता है। 1962 में अतिक्रमणकारी को वापस जाना पड़ा था। फिर दिखाइए, अब भारत के आखिरी गांव में नहीं पहले गांव में आया हूं, यह उन्होंने कहा है। कोई भी हमारी सीमा पर आंख उठाकर देख नहीं सकता, और आज हम गर्व के साथ कहते हैं वो जमाने चले गए जब भारत की भूमि का कोई अतिक्रमण कर सकता था। आज सुई की नोक जितनी भूमि का भी अतिक्रमण कोई नहीं कर सकता, क्योंकि ITBP और भारतीय सेना यहां पर उपस्थित है।